पैनक्रियाज पढ़ लिया था ना? कहाँ तक पढ़ा? पैनक्रियाज हो गया है ना? अच्छा, इसमें डायबिटीज मेलिटस के बारे में बता दिया था। चलिए, अब इसके बाद और कैंसर के हार्मोन में पढ़ने हैं। टेस्टिस और ओवरी के हार्मोन ऑलरेडी पढ़ लिए हैं प्रोडक्शन में। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उसको मैं एक बार रीड करने जा रहा हूँ, तो आप देखें। अगर हम मेल में गोनैड की बात करें तो टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, यही टेस्टिस और जो ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमेट बनाना और साथ में सेक्स हार्मोन रिलीज करना। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बातें दी हुई। कह रहा है एक पेयर टेस्टिस का मौजूद है एस्क्रोटल सैक में। आपको मालूम है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन। टेस्टिस डुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और साथ में वो इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी कार्य करता है। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तभी ये गैमेट का प्रोडक्शन करता है। ठीक, स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिस में अगर आप देखेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अगर आप किसी टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखें, एक कंपार्टमेंट को देखें, आपने पढ़ा है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अगर टेस्टिस में आप देखेंगे तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा और साथ में स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा। इसी इंटरस्टिशियल टिश्यू में कौन से सेल पाए जाते हैं? लेडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। तो आप जानते हो कि जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कौन बनाता है? लेडिंग सेल, है ना? इंटरस्टिशियल सेल ही बनाता है। हमें पढ़ना क्या है कि क्या कार्य कर रहा है जो एंड्रोजन या जो टेस्टोस्टेरोन है। तो एंड्रोजन रेगुलेट करेगा किसके डेवलपमेंट को, मैचुरेशन को और फंक्शन को? इसको मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। आपने पढ़ा है क्या होता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, कैसे बना हुआ है? मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है ना? तो अगर आप इन ऑर्गन को देखिए, एपिडिडाइमिस हो गया, वासा डिफरेंस हो गया, समनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इस सबका डेवलपमेंट, मैचुरेशन और उसका फंक्शन किसके द्वारा रेगुलेट होगा? एंड्रोजन के द्वारा रेगुलेट होगा। ये हार्मोन, अगर आप टेस्टोस्टेरोन की बात करो तो मेल में मसल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो मेल की जो बॉडी जो ज्यादा मस्कुलर है वो किस वजह से है? वो इसी एंड्रोजन की वजह से है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, है ना? तो दाढ़ी और मूंछ, है ना, बियर्ड एंड मुस्टैच, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो जाएगा, वो भी किसकी वजह से है? वो भी एंड्रोजन की वजह से ही। ठीक, आप देखिए एग्रेसिवनेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। लो पिच वाइज किसकी वजह से है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ये सब कहां से रिलीज हो रहा है? लेडिक सेल से रिलीज हुआ है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, एंड्रोजन का मेजर रोल होगा अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। ठीक, एंड्रोजन सीएनएस नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है और मेल के जो सेक्सुअल बिहेवियर है, लिबिडो बताया था, तो मेल के लिए मेल का जो लिबिडो है वो एंड्रोजन के हाथ में है, फीमेल का जो लिबिडो है वो एस्ट्रोजन के हाथ में होता है। ये हार्मोन एनाबॉलिक या सिंथेटिक इफेक्ट दिखाते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करिएगा कि अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे आप देखेंगे तो ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाएगा।
एनाबोलिक मतलब सिंथेटिक इफेक्ट दिखाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अगर आप बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे इस हार्मोन के द्वारा। इस वजह से क्या बोला जा रहा है, इस वजह से बोला जा रहा है कि एनाबोलिक इफेक्ट है। ट्रू एंड फॉल्स में बोलेगा, क्या कहेगा कि ये जो हार्मोन है, जो एंड्रोजन है, वो कैटाबोलिक प्रभाव दिखाता है कहां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पे कैसा इफेक्ट दिखाता है, कैटाबोलिक नहीं है, एनाबोलिक है। एनाबोलिक का मतलब है सिंथेटिक, ठीक है। अगर कैटाबोलिक होता तो क्या कहता, ये कहता प्रोटियोलिसिस करा रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटियोलिसिस, ठीक है। लेकिन ये प्रोटियोलिसिस नहीं है, ये प्रोटियोजेनेसिस है। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, कैसा इफेक्ट है। ओवरी के भी हार्मोन आपने सब पढ़ रखे हैं, हमें यहाँ पर बस एक रीडिंग ही लेनी है हमें। तो एक पेयर ओवरी जो कि अब्डोमिनल है, आप जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि ओवम प्रोड्यूस करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब ओवुलेशन होगा। साथ में दो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन आप जानते हैं कौन कौन सा होगा, एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरॉन होगा। और तब हमने पढ़ा था तो आपको कहा था कि ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये दो प्रोटीन हार्मोन है। तो कौन से दो प्रोटीन हार्मोन है, दो प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं, इनविन एंड रिलैक्सिन, ओके। जबकि ये दोनों हार्मोन कौन से हैं, ये स्टेरॉयड, ये दोनों हार्मोन कौन से हैं, स्टेरॉयड। ओवरी की आप बात देखेंगे तो भाई फॉलिकल्स होते हैं, अरे फॉलिकल का ग्रोथ होता है ओवरी, ओवरी के कार्टिकल वाले पार्ट में, है ना। और साथ में स्ट्रोमल टिश्यू होगा। एस्ट्रोजन सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है किसके द्वारा, आप जानते ही हो। बताओ भाई कौन सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। कौन सा लेयर, थीका एक्टर्ना की इंटरना का इंटरना, है ना। एक बहुत बड़ी डायग्राम बनाए थे ओवरी का, उसमें सारे फॉलिकल दिखाए तो वहां लिखा हुआ। ओके, आगे आइए। ओवुलेशन के बाद जो मैच्योर ग्रेफ्टन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा। आपको मालूम है सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा बाहर आ जाएगा ओवरी से। बचा हुआ स्ट्रक्चर किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम जो मुख्य हार्मोन रिलीज करता है उसका क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन नाम है। एस्ट्रोजन ढेर सारे कार्य करता है, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन करता है, जैसे मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ग्रोथ मैच्योरेशन है वो किसके हाथ में है, टेस्टोस्टेरोन के। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट ग्रोथ और मैच्योरेशन है वो किसके हाथ में है, एस्ट्रोजन में है। तो जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन है वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन है। ओके, इधर आइए। जैसे मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके हाथ में है, टेस्टोस्टेरोन, वैसे फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके हाथ में होगा, एस्ट्रोजन के हाथ में। जैसे वहां पे अभी क्या कहा था, लो पिच वाइज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाई पिच वाइज, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ठीक बताया है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो भी किसके हाथ में होगा, एस्ट्रोजन के हाथ में होगा। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट मींस लिबिडो। तो मेल का लिबिडो कौन रेगुलेट करता है, एंड्रोजन, जबकि फीमेल का लिबिडो कौन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन, है ना। ओके, आप जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन को बोला जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, कैसे करता है, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करके, ठीक है ना। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, पहली बात। दूसरी बात, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है। तो कुल मिला जुला के ये प्रेगनेंसी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी हार्मोन, पहले भी बता लिए हैं। पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेगनेंसी, कितने दिनों से बता रहे हैं आपको। आगे आइए। प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे और स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्बुलाई, ठीक है। तो आपने देखा था मेमोरी लोब के बारे में, है ना। एक ब्रेस्ट में कहा था कि 15 से 20 जो है मेमोरी लोब है ना, उन्हीं के सेल्स एल्बुलाई कहे जाते हैं, उन्हीं में लैक्टोफोरेसिस होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन भी मेमोरी ग्लैंड का क्या करा रहा है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा रहा है। और ये प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और साथ में यहाँ पे एल्वुलाई के फॉर्मेशन को बना रहा है। और जितना ज्यादा एल्वुलाई बनेगा तो मिल्क सिक्रीशन भी होगा, ठीक है। तो 3 हार्मोन अगर हम मेमोरी ग्लैंड पे पूछें आपसे किसका क्या रोल है तो बता लोगे। जैसे हम कहें कि प्रोलैक्टिन का क्या रोल है, लैक्टोपोएटिक है वो क्या कराता है, वो मिल्क का सिक्रीशन कराता है एल्वुलाई में। ये किसका कार्य हुआ, ये प्रोलैक्टिन का काम हुआ, पीआरएल का कार्य हुआ।
ओके, हम कहें प्रोजेस्टेरॉन का क्या कार्य है, तो क्या कहोगे? कहोगे कि एल्बुलाई का फॉर्मेशन कराता है। क्या कहोगे? एल्बुलाई का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है ना? और एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन कैसे मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? जो पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है, आपने पढ़ा है ट्यूब्यूल कहां से शुरू हुआ था? डक्टल सिस्टम मेमोरी ग्लैंड में आपको याद कराया था। एल्बुलाई के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, है ना, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, वो पूरा डक्टल पाथवे किसके द्वारा डेवलप कराया गया है? वो पूरा डक्टल पाथवे डेवलप कराया गया है किसके द्वारा? एस्ट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? एस्ट्रोजन के द्वारा। इसको आप हाईलाइट करिए कि एल्बुलाई का फॉर्मेशन कौन कराता है मेमोरी ग्लैंड में, तो क्या आंसर है? आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, अब जाहिर सी बात है जो एल्बुलाई का नंबर बढ़ाएगा वो तो स्टिमुलेट करेगा ना मिल्क सिक्रीशन को। अब जीआईटी के, किडनी के और हार्ट के हार्मोन्स को हम देखते हैं। एएनएफ हम अभी जब हम लोग एक्सक्रीजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो एट्रिया की वाल है, एट्रिया की वाल से एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है एएनएफ। तो हार्ट के हार्मोन में मैं कह रहा हूं कि जो एट्रियल वाल है, जो एट्रिया की वाल है, वहां से आपको मालूम है प्रोटीन होगा, है ना, प्रोटीन नेचर होगा उसका, ठीक है ना। चलिए, तो वहां से एक प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है और उसका क्या नाम है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या नाम है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, ये करता क्या है? इसका कार्य है कि ब्लड वेसल को डायलेट कर देता। कहने का मतलब ये है वेसोडायलेटर। क्या है? ये वैसोडायलेटर है। वैसो मतलब ब्लड वेसल, ये वैसोडायलेटर है। और जो कोई भी सब्सटेंस, चाहे हार्मोनल हो चाहे नॉन हार्मोनल हो, अगर वो ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल का स्मूथ मसल है, अगर उसको रिलैक्स कर देगा तो ल्यूमेन तो ज्यादा हो जाएगा। वेसोडायलेटर का क्या मतलब हुआ? वेसोडायलेटर का ये मतलब हुआ, ये कोई ब्लड वेसल है जिसका ल्यूमेन ये है। अब वेसोडायलेटर क्या किया? तो ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो आप खुद ही सोचो, ब्लड का प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा। तो जो भी वेसोडायलेटर होगा ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो वेसोडायलेटर क्या कार्य करेगा? ब्लड प्रेशर को कर देगा। तो आप खुद सोचो, हम कहें एएनएफ का क्या कार्य है तो आप क्या बोलोगे? कहोगे ये वेसोडायलेटर है, और जो भी वेसोडायलेटर होता है वो ब्लड का प्रेशर क्या कर देता है? कम कर देता है, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो ये कब रिलीज होता होगा? ये कब रिलीज होगा? अरे इसका कार्य क्या है? ब्लड प्रेशर को घटाना। तो ये कब कब रिलीज होता होगा? जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता होगा तो ये हार्ट में एट्रियल वाल से जो है रिलीज हो जाता होगा और ब्लड वेसल को क्या कर देता होगा? डायलेट कर देता होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता होगा? वेसोडायलेशन। और बढ़े हुए बीपी में वेसोडायलेशन होगा तो बीपी घटने का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल होना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे किडनी फंक्शन में दोबारा, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। किडनी के रेगुलेशन में दोबारा आएगा ये। तो आप इतनी बात यहां नोट करिए जैसे मैंने ये नोट
तो हार्ट में हमने पढ़ा ANF, ठीक है, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं। तो किडनी के द्वारा एक प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन रिलीज हो रहा है और इसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। जैसा नाम है इरिथ्रोपोएटिन वैसा काम, ठीक है, क्या काम? इरिथ्रोपोएसिस। व्हाट इज इरिथ्रोपोएसिस? पढ़ा है हमने ब्लड में ना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। इरिथ्रोपोएसिस और ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोपोएसिस, तीनों टर्म लाइन से नोट कराया था। ओके, जैसा नाम है, क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन किडनी के जेजी सेल से रिलीज होता है। अब कैसे बनता है जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस, हम एक्सक्रीशन पढ़ने वाले हैं तो उसमें दिखाएंगे कैसे बनता है। इसके सारे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे JGA बनता है, जस्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे बनता है। अभी बस इतना मैं कह रहा हूं कि जो JGA है उसी में जेजी सेल्स, हमारे जेजी सेल्स जस्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है ना। और इस यहां पे ये जो जेजी अपरेटस है, यहां पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। व्हाट इज बैरो रिसेप्टर? बैरो मतलब, बैरो का क्या मतलब है? जो प्रेशर का चेंज क्या कर पाए? रिसीव कर पाए, है ना, बैरोमीटर। ओके, तो प्रेशर चेंज से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं। कब होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो गया है? कम हो गया। अगर एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कम होगा तो टिश्यू तक भी कम ही जाएगा, है ना। टिश्यू तक कम पहुंचेगा तो कहेंगे हाइपोक्सिया हो गया। क्या हो गया? हाइपोक्सिया। तो अगर टिश्यू तक कम ऑक्सीजन पहुंचा तो इसको बोला जाता है हाइपोक्सिया। अब चूंकि यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स हैं तो ये इनको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कम है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन कम है तो अब बॉडी को क्या करना होगा? ढेर सारा आरबीसी बनाना होगा। अगर आरबीसी बनेगा तभी कम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में ढेर सारे आरबीसी बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन कैरी करेंगे, तभी बॉडी की डिमांड क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो हाइपोक्सिया में बैरो रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट हो गए, और स्टिमुलेट होने के बाद जेजी सेल ने क्या रिलीज किया? एक प्रोटीन हार्मोन, उसका क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? इरिथ्रोपोएटिन। ये इरिथ्रोपोएटिन जाकर के बोन मैरो को क्या कर दिया है? स्टिमुलेट कर दिया है। और आप जानते हैं बोन मैरो से क्या सिंथेसाइज? आरबीसी काउंट क्या हो गया? बढ़ गया। क्या आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। इसी वजह से कोई आदमी है जो प्लेन एरिया से कहां चला गया? हिली एरिया, उसमें आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कारण, कारण ये, इसको नोट करिए जल्दी से, लिखा हुआ वहां पे।
कंप्लीट कर लिया? चलो ठीक है, जीआईटी के हार्मोन्स के लिए ठीक है, 4 लाइनें हैं इसमें, 4 हार्मोन के नाम आपको याद कराने जा रहे हैं। तो एच फॉर हार्मोन है ना, कहां से सिक्रीट हो रहे हैं जीआईटी में ये, हाँ, और सिक्रीट होने का मतलब कि वहां पे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड या सेल्स है जो रिलीज कर रही है ना। अब ये नहीं कि आप सोचे कि ये जीआईटी में रिलीज हो गया मतलब ल्यूमेन में आ गया, नहीं, ये ब्लड में जाएगा। आपको मालूम हार्मोन रिलीज होकर कहा जाता है, ब्लड में जाता है। तो अभी हम बस ये बताएंगे जीआईटी के किस पार्ट से ये सिक्रीट हो रहा है, कहां पे हो रहा है, और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे क्या एक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, याद रखेंगे। ऐसे 3 कॉलम बनाइए आप। तो एक कॉलम हार्मोन का नाम के लिए है, दूसरा कि जीआईटी के किस रीजन से ये सिक्रीट हो रहा है, और आपको मालूम हार्मोन सिक्रीट होने के बाद कहां चला जाता है, ब्लड में जाता है, हाँ, ओके। और अगला हम लोग देखेंगे एक्शन। तो पहले पार्ट में हमने ये नोट किया कि एक हार्मोन है जीआईटी का जिसका नाम है गैस्ट्रिन, है ना। गैस्ट्रो टर्म या गैस्ट्रिक टर्म किसके लिए आता है, स्टमक के लिए, ठीक है। ओके, तो ये देखो जी सेल लिखा हुआ है, अब इसमें जी सेल नहीं दिया हुआ है, होता है, तो ये जी सेल है कहां पे, स्टमक, ठीक है। तो कहां से रिलीज होगा, जी सेल स्टमक, ठीक है ना। और करता क्या है, जैसा नाम है गैस्ट्रिन नाम है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, क्या कर देता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड को जैसे स्टिमुलेट करेगा वैसे ही एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक वाले रीजन में क्या रिलीज हो जाएगा, एचसीएल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसका नाम है कैसिनोजन, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको लिखिए और समझिए और याद करिए तुरंत। तो हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन, कहां रिलीज होगा, गैस्ट्रो में, नाम ही गैस्ट्रिक है ना। और कहां काम करेगा, नाम ही है गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे करेगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जो जो स्टिमुलेट करेगा ना गैस्ट्रिक ग्लैंड को, वो एचसीएल और पेप्सिजोन की मात्रा क्या करेगा, बढ़ा देगा, ज्यादा सिक्रीट करा देगा, कहां, स्टमक में, और कहां, है ना। ओके, इसके बाद अगला जो हार्मोन है जीआईटी का वो है सिक्रेटिन, क्या नाम है, सिक्रेटिन, ओके। अब इसके बाद मैं नोट करने वाला हूं पॉलीसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसके बाद, ठीक है। और तीनों में
मैं साइट सेम लिखने वाला हूं। रीजन वही है, सेल्स अलग अलग है। अब सेल्स के नाम दिया नहीं है तो मैं फुट में नहीं नोट कर, ठीक है। ओके, तो ड्यूडेनम में ही है, बाकी सब याद करना एकदम आसान। नाम है गैस्ट्रिन तो वो स्टमक में, और बाकी जो बता रहे हैं वो कहां रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम नहीं देगा, स्मॉल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन देगा आंसर। तो एकदम आसान। गैस्ट्रिन कहां, स्टमक से, और बाकी तीनों जो नोट करने जा रहे हैं वो कहां से, ड्यूडेनम से नोट। ठीक है ना। ओके, तो एक नोट करने जा रहे हैं सिक्रेटिन, और एक नोट करेंगे कॉलीसिस्टोकाइनिन, सीसीके, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ठीक, और इसके अलावा एक है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। पढ़ दे रहा हूं, पहले फिर नोट करिए। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, गैस्ट्रिन वाला। कहां से रिलीज हुआ है, स्टमक से रिलीज हुआ है। कहां कार्य करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। क्या कार्य करेगा, स्टिमुलेट कर रहा है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन प्रो फॉर्म है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन, और पेप्सिन है क्या, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ओके, नेक्स्ट वन इज सिक्रेटिन।
है ना, secreted from duodenum and act on pancreas. ठीक है, ओके. Cholecystokinin it also act on pancreas. That means both the hormones are acting on pancreas. ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी. जब सिक्रेटिन का नाम लेगा तो सिक्रेटिन क्या करेगा, ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कराएगा पैनक्रियाज से जिसमें वाटर और बाइकार्बोनेट ज्यादा हो. जब तक हम वाटर और बाइकार्बोनेट नहीं देखेंगे, सवाल में क्लियर कहेगा कि ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ है जिसमें वाटर और बाइकार्बोनेट ज्यादा है, एंजाइम्स कम. एंजाइम नहीं भी कम कर रहा है, सिर्फ यही बोलेगा कि वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहा है पैनक्रियाटिक जूस में. बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रेटिन. ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिए. सिक्रेटिन आंसर हम कब करने जा रहे हैं, जब ये बोलेगा कि बाइकार्बोनेट में क्या ज्यादा रिलीज हो रहा है, वाटर और, हाँ, पैनक्रियाटिक जूस में क्या ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो क्या बताओगे, वाटर और बाइकार्बोनेट. तब क्या आंसर करने जा रहे हैं, सिक्रेटिन. जबकि वही ये देखना, अगर पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक एंजाइम निकल रहे हैं तो आंसर क्या होगा. तो कोई हार्मोन है जो जाके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर दिया है और इस बार पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज हुआ है उसमें ज्यादा एंजाइम है, तो फिर क्या होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन. लेकिन एक सब्सटेंस है, एक हार्मोन है, जाके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट किया है और ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हुआ है जिसमें वाटर और बाइकार्बोनेट ज्यादा है, आंसर सिक्रेटिन. कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं. तो कब हम सिक्रेटिन की बात करेंगे, जब वाटर और बाइकार्बोनेट की बात करेगा. लेकिन जैसे ही कहे कि एंजाइम ज्यादा हैं तो हम किसके साथ जाएंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन के साथ. ओके, हाँ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज के साथ साथ गॉल ब्लैडर पे भी कार्य करता है और गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होता है, बाइल जूस. तो वहां से बाइल जूस रिलीज. तो सिक्रेटिन सिर्फ और सिर्फ कहां देखा हमने, पैनक्रियाज पे. जबकि कोलेसिस्टोकाइनिन, हाँ, पैनक्रियाज पे भी और गॉल ब्लैडर पे भी. ठीक, अगला एक है और वो है जीआईपी. व्हाट इज जीआईपी, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रो मतलब स्टमक, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ठीक है ना, और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन है, गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोटीन है, और इनहिबिटरी का मतलब जानते हो, रोकने वाला. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. जैसे मान लो कि फूड जो है वो स्टमक से आगे बढ़ गया. भाई स्टमक से आगे कहां बढ़ेगा, ड्यूडेनम में, डिग्नम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे बढ़ेगा, लार्ज में जाएगा. तो हम ये समझ लेते हैं कि फूड जो है स्टमक में 4-5 घंटे रुकता है, उसके बाद से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ने के बाद वो चला गया, कहां चला गया, मान लो ड्यूडेनम में चला गया. वो ड्यूडेनम में चला गया और स्टमक में एचसीएल रिलीज हो या पेरिस्टाल्सिस हो स्टमक में, तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है. जब फूड स्टमक में ही नहीं, फूड बढ़ गया आगे, तो अब क्या होना चाहिए, अब तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का रिलीज क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए. और उसीलिए एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका क्या नाम है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो रहा है उसको बंद करा देगा. कहेगा भैया बंद हो जाओ, अब स्टमक में फूड नहीं है, फूड आगे बढ़ गया. अगर झूठ में एसिड रिलीज करोगे तो स्टमक का जो म्यूकोसा वो क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, जल जाएगा, तो हो जाएगा अल्सर. तो इस वजह से क्या हुआ है, ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या कहा कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन और जो वहां पे मोटेलिटी हो रही है स्टमक में, वहां कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए अब, और वहां से फूड आगे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि फूड है नहीं. और झूठ में पेरिस्टाल्सिस होगा तो क्या आगे आएगा, गैस्ट्रिक जूस. और वो कैसा होता है, एसिडिक होता है. वो क्या करेगा, वो एपिथेलियम को जला देगा. तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का क्या कार्य होगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटेलिटी. मोटेलिटी बोले तो पेरिस्टाल्सिस. व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, एलिमेंट्री कैनाल में जो कुछ भी है उसके ल्यूमेन में मटेरियल का आगे बढ़ना क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्सिस.
तो इंपॉर्टेंट मार्क करिए और जाके रफ पे लिख के अच्छे से याद करिएगा इसको। है ना? तो सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन कौन पैनक्रियाज और टीबी दोनों पे कार्य करता है? पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे कौन कार्य करता है? क्या कार्य करता है? ऐसा पैनक्रेटिक जूस निकालेगा जिसमें क्या ज्यादा हो? एंजाइम। ठीक है, जबकि सिक्रेटिन ऐसा पैनक्रेटिक जूस जिसमें वाटर और बाइकार्बोनेट ज्यादा हो। ठीक है ना? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाम सुना है ग्रोथ फैक्टर? मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हार्मोन रिलीज कर दे, उसे ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। अरे यार मेरी बात सुनो, अगर इंडोक्राइन टिश्यू या इंडोक्राइन आर्गन रिलीज करेगा तब तो उसे हार्मोन बोला जाएगा। दोबारा सुनो, समझ गए होगे अब। तो अगर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू कोई है और वो हार्मोन रिलीज कर दे, तो उसे हार्मोन न कह के क्या नाम दिया जाता है? ग्रोथ फैक्टर बोल। क्या बोल दिया जाता है? ग्रोथ फैक्टर। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हार्मोन। इधर देखो, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू अगर हार्मोन बनाता है उसे बोला जाता है ग्रोथ फैक्टर। और ये ग्रोथ फैक्टर जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए और उसके रीजनरेशन के लिए। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर लोकल हार्मोन। व्हाट इज लोकल हार्मोन? लोकल हार्मोन पढ़ा है आपने? ऑटोक्राइन, आपने पढ़ा पैराक्राइन? क्या होता है ऑटोक्राइन? जिस सेल से रिलीज हुआ है उसी पे क्या करता है कार्य। व्हाट इज पैराकाइन? जहां रिलीज हुआ है आसपास के नेबरिंग सेल पे काम करता है। ठीक है, लोकल होता है। ठीक है ना? लोकल। ओके, लोकल। व्हाट इज ए एन एफ? हाँ, दोबारा किडनी का रेगुलेशन पढ़ेंगे वहीं पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहां तो बस नाम आपको बता दिया, तो नाम कम से कम याद कर लो। ए एन एफ का क्या नाम है? आर्टेरियल नहीं, एट्रियल। एट्रिया वेंट्रिकल वाला एट्रियल, है ना? ओके। हार्मोन के कॉमन नेम आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे किसको प्रेगनेंसी हार्मोन, किसको बर्थ हार्मोन, किसको मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, हाँ प्रोलैक्टिन, किसको मिल्क इजेक्टिंग, हाँ पक्का। चले भाई, बताइए जल्दी से क्या होगा। मिल्क सिक्रेटिंग, मिल्क इजेक्टिंग, आल्सो कॉल्ड मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन का सीधा सा मतलब है दूध उतरना। ओके, तो ये है मिल्क इजेक्टिंग ओटी। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी। कौन है? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन।
हार्मोन है उसके, बोलो भाई। हाँ, ओके, नॉर नॉर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन हार्मोन ऑफ एड्रेनल मेडुला, या आप बोलोगे नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, दैट मीन्स हार्मोन ऑफ एड्रेनल मेडुला। ओके, ये स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन इज आल्सो नोन एज टीएफ, पहला या दूसरा या तीसरा, ठीक है ना। तो तीन बातें हैं इसमें। जैसे मान लो स्ट्रेस के कंडीशन में, ठीक है ना, स्ट्रेस के कंडीशन में जैसे मान लो कि किसी से पंगा हो गया आपका, और आपको 5-6 लोग 10-12 लोग घेर लिए हैं, ठीक है। तो अब तीन बातें हैं आपके सामने, ठीक है। एक क्या है, एक तो वो फियर है ना, भयभीत हो गए अब, क्या तो वो पिटूंगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर आपके अंदर बहुत ताकत आ गई तो आप क्या करोगे, आ जाओ देख लूंगा, ठीक है। और अगर आप होशियार हैं तो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। 10 लोग घेरे हुए हैं, मार तो पाओगे नहीं, पीटे बहुत जाओगे तो अच्छा क्या है, जल्दी से भागो वहां, ठीक है। फियर, ओके, एक्चुअली टेक्निकली FRIGHT, फ्राइट। तो फ्राइट, फाइट, फ्लाइट, स्ट्रेस हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन। ओके, और क्या बताया आपसे, एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन, और क्या बताया है, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनो सप्रेसिव, कॉर्टिसोल, क्या है कॉर्टिसोल, क्या लिखा हुआ, लाइफ सेविंग हार्मोन, कॉर्टिसोल, क्या है कॉर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। समझाते हैं कैसे, जैसे डायबिटिक पेशेंट, हम डायबिटिक पेशेंट क्या कर लिया है कि जो दवाई की डोज वो लिया है ना, वो ज्यादा हो गया। अक्सर शुरू में क्या होता है, जब डायबिटिक पेशेंट जब शुरू में जब पता लगता है, डायग्नोस होता है बीमारी, तो जब दवाएं लेना वो शुरू करता है, तो 3-4 महीने तो लग जाते हैं कि वो कितनी दवाओं पे वो फिक्स होगा, उसका जो ग्लूकोज है वो नॉर्मलाइज होगा। बार बार दवाएं बदलनी पड़ती हैं, डोज को अल्टर करना पड़ता है। उस दौरान क्या है, जैसे मान लो कि शुगर काफी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और मान लो 400 पे पहुंचा तुम्हारे पास, तुम्हें लगा कि बहुत ज्यादा शुगर है, 400 450 चल रहा है, हम क्या करें, 2-3 पावरफुल दवाएं दे दें, ठीक है। फिर जिसका जो एक्सपीरियंस कम है वो क्या करेगा, यही सब काम करते हैं, जैसे कोई गांव में झोला छाप डॉक्टर है, तो होगा क्या, उसको लगेगा 400 चल रहा है, 2-3 दवाएं उसी में वो जोड़ देगा एक ही साथ। अगर ऐसा कर दिया तो वो तो धीरे धीरे करके ऐसा बना हुआ है। और जब भी एंटी डायबिटिक ड्रग शुरू की जाती है, लो पावर के साथ शुरू की जाती है, लो पावर के साथ हमेशा शुरू की जाती है। एक 500 मिलीग्राम की मेटफॉर्मिन दवा होती है, डायबिटिक सबसे अच्छी दवा है, वहां से शुरू करते हैं। फिर अफेक्ट देखते हैं क्या हो रहा है, कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है, और कहते हैं कि भाई तुम सुबह शाम जो है अपना शुगर मॉनिटर करो, लिखो पहले,
तो उस प्रोसेस में समय लगता है 10-15 दिन 20 दिन। ठीक है, अब 400-500 पे पहुंचा और किसी ने क्या किया, 2-3 पावरफुल दवाएं उसको दे दी। तो बात क्या हुआ, जब जाके वो खाया है दवा, तो वो कहाँ चला गया, वो दवाएं जो हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर ली, हाँ, कम कर दी और कम हो गया। पता लगा कि पहुंच गया 40-50। और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है वो किधर जाने लगेगा, कोमा में, है ना, कोमा में। लेकिन कोमा में जाने से पहले उसको फीचर्स आए, स्वेटिंग होगी, है ना, घबराहट होगी। जब कभी भी डायबिटिक पेशेंट को पसीना निकले, घबराहट हो गए, उलझन हो रहा है, तुरंत उसको चीनी खिलाई या कोई भी मीठा चीज जरूर उसके पास होना चाहिए, जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स को ले, जो डायबिटिक ड्रग को ले। उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो बढ़ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं उसने शुगर उगर कुछ नहीं लिया जो मरीज है। उस दौरान क्या होगा, अब इस समय जब वो कोमा की ओर जो मरीज है बढ़ रहा है, डायबिटिक जो पेशेंट है, उस समय देखना क्या करेगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड क्या काम करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा दिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के मरीज की जिंदगी क्या कर लिया इसने, क्या बोला जा रहा है, लाइफ सेविंग। कौन है लाइफ सेविंग हार्मोन, ओके। साल्ट रिटेनिंग लिखा हुआ, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, बताओगे, हेलो भाई, मिनरलो कार्टिकॉइड। क्यों साल्ट रिटेनिंग, क्या करता है मिनरलो कार्टिकॉइड, किसका रिएब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम और वाटर, किसका एक्सक्रीशन करता है, मिनरलो कार्टिकॉइड किसका एक्सक्रीशन कराता है, ये क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम फॉस्फेट और क्लोराइड नोट करा है। अच्छा अभी नहीं पढ़ रहे, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, कर लिया, कब है टेस्ट, कल है, पढ़ लियो, पढ़ोगे, चलो फिनिश करो। साल्ट रिटेनिंग लिखा हुआ है ना, ओके। चलो उन सभी हार्मोन्स का नाम बताओ जो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, नारे लिखना जा रहा है, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन्स, शुरू से शुरू करो, थायरॉक्सिन, पहले लिखो एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन, एरिथ्रोपोएटिक, नहीं लिख पा रहे हो क्या, एरिथ्रोपोएटिक हार्मोन, है ना, लाइन से नोट करना, नंबर दो 1 2 3 4, जितना भी हो बताओ, पहला क्या बता रहे, बिल्कुल सही, ठीक है, थायरॉक्सिन, ओके, थायरॉक्सिन, ठीक है, कॉर्टिसोल, बस दो ही, ठीक है, तीसरा नोट कर लो, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, एड्रेनलिन या पहला लिखे हो थायरॉक्सिन, दूसरा लिखे हो कार्टिसोल, तीसरा लिखे हो एरिथ्रोपोएटिन, और चौथा नोट कर लो एड्रेनलिन, ऑब्लिक लाइन नॉर एड्रेनलिन, क्या करता है, ये बढ़ा देता है किसका, आरबीसी, आरबीसी को, ठीक है, ओके। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस उसमें कितने प्रकार के सेल्स हैं, है चार, तो कम से कम चार नाम तो बताओ पहले, अल्फा बीटा, हाँ उसको सही करो,
अल्फा, जोश में आके गलती हो गई थी, अल्फा बीटा डेल्टा, पहले मैं सही लिखा था, गड़बड़ हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा डेल्टा, और चौथा जो है जहां डेल्टा लिखा वो है एफ सेल, अल्फा बीटा डेल्टा एफ, बाकी सब कुछ सही लिखा। तो डेल्टा क्या रिलीज करेगा? सोमैटोस्टैटिन, डेल्टा रिलीज करेगा सोमैटोस्टैटिन, और एफ सेल क्या रिलीज करेगा? उसको सही करना चाहिए, सही करो, अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ, अल्फा बीटा डेल्टा एफ। फिलहाल दो मुख्य कौन से हैं? ओके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन में कौन हेपेटोसाइट पे कार्य करता है? पक्का? दोनों कार्य करते हैं किस पे? हेपेटोसाइट। ओके, कौन हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट दोनों पे कार्य करता है? ओके, कौन हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर? इंसुलिन। कौन हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर? ग्लूकागॉन। दोहराते नहीं होता। मस्कुलर टिटेनी कैसे होता है? पैराथार्मोन का हाइपो की हाइपर, हाइपो, और हाइपर से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा? हाइपर सिक्रीशन, किसका? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? पैराथार्मोन अगर रिलीज हुआ तो क्या करता है? कैल्शियम बढ़ा देता है, फास्फेट घटा देता है। पैनक्राज में कितने आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस हैं? 1 से 2। ये सब पूरा कंप्लीट कर लिया है। कौन एंटी इंफ्लेमेटरी है? कौन इम्यूनोसप्रेसिव है? कौन लाइफ सेविंग है? कौन स्ट्रेस हार्मोन है? एक पॉइंट और, 4S ग्लैंड, 4S है, साल्ट, कोई आइडिया? कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो कार्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकार्टिकॉइड, शुगर पे कार्य करता है। रेटिकुलरी ट्रेस सेक्स हार्मोन, मेडुला से हो गए 1 2 3 4, 4S ग्लैंड किसे बोला जाएगा? एड्रेनल।